Hello students, here we are starting our chapter number 25 part 2 which is democracy in action. Uh, जैसे कि आपने पहले पढ़ चुका है कि इलेक्शन किस तरह से होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ। हम इलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं, उसके बारे में रीड करते हैं। द इलेक्टर प्रोसेस और इलेक्शन प्रोसेस begins when the duration of the existing assembly expires or the assembly is dissolved। तो बेटा जब हमारे आज़ादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो भी बड़े नेता थे उन्होंने क्या एक ड्यूरेशन एक टाइम पीरियड रख दिया 5 इयर्स का। हाउ मच ऑफ 5 इयर्स का टाइम पीरियड रख दिया। उसके बाद हर साल हर इलेक्शन में यही होता है, 5 इयर्स का टाइम पीरियड रख देते हैं। 5 साल की सरकार बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाई जाती है। उसके बाद वापस से इलेक्शन करवाए जाते हैं ताकि एक रोटेशन बना रहे, ताकि किसी एक का पूरी तरह से अधिकार ना हो। अगर आप चाहते हो तो वापस से वो पार्टी जीत के आ सकती है, वो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर बाय वोटिंग। ठीक है। सो जहां पे यही बात बताई गई है कि द एग्जिस्टिंग असेंबली एक्सपायर्स और द असेंबली इज डिसॉल्व्ड। जब भी असेंबली एक्सपायर हो जाती है या वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व होने का मतलब अगर बीच में ही अगर उसको तोड़ दिया जाता है या फिर बीच में ही कुछ बात हो जाती है कि ये गवर्नमेंट नहीं रन कर सकती, उसके नियम उसके रूल्स कुछ अच्छे नहीं होते पब्लिक के लिए, तो वो जो गवर्नमेंट होती है उसको डिसॉल्व मान लिया जाता है, डिसॉल्व कह दिया जाता है। ठीक है। अ नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट that calls upon the constituencies to elect members on a certain date। So president जो हमारे होते हैं वो एक डेट फाइनल करते हैं, उसको सभी के बीच में जारी कर देते हैं कि इस डेट पे सभी को वोट करना है और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और वो इस डेट पे चुन के आए जाएंगे। ठीक है, इस डेट पे वोटिंग की जाएगी। दिस डेट इज यूजुअली रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। और ये डेट किसके जरिए रिकमेंडेड की जाती है? इलेक्शन कमीशन के जरिए रिकमेंडेड की जाती है बेटा। द इलेक्टर्स प्रोसेस begins as soon as the notification is issued। तो इलेक्शन प्रोसेस कैसे शुरू होता है? जैसे ही नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है वैसे ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। as soon as the notification is issued। ओके। अब आ जाते हैं हम constituencies। for the purpose of elections to the Lok Sabha, the country is divided into uh, constituencies or small divisions। Okay, so now we are starting constituencies। underline that और स्टार लगा के अपनी बुक में भी आप नोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, किस तरह से है? फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, लोकसभा में चुनाव करवाने के पर्पस से द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब निर्वाचित क्षेत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्वाचित क्षेत्र, या फिर इसको समझने के लिए स्मॉल डिवीजन। छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी कंट्रीज को, हमारी जो कंट्री है उसको डिवाइड किया गया है। इवन स्टेट्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ताकि अच्छे से यूं कह सकते हैं कि अच्छे से इलेक्शन करवाया जा सके, अच्छे से रन की जा सके गवर्नमेंट। ठीक है। सो अ constituency is the geographical area that an elected candidates represent। Constituents are created on the basis of the size of the population। So a constituency is nothing but, underline that, is the geographical area। What is it? It is a geographical area that an elected candidate represent। अब अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मोरबी का जो हमारा एरिया है गुजरात, ठीक है, गुजरात के अंदर मोरबी, ठीक है, मोरबी हमारा डिस्ट्रिक्ट बना। डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर इसके जो छोटे छोटे आसपास के गांव हैं वो वाले एरिया, तो एक जियोग्राफिकल पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे पूरी कंट्री को।
जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं और वो वहां पे थ्रू दी इलेक्शंस हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है हिंदी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके ऊपर बेस करता है बेटा? साइज क्या है अपनी पॉपुलेशन का, आपकी जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करती है, देती है, ठीक है। देयर आर सम रिजर्व्ड constituencies from which only those candidate belongs to the scheduled caste or scheduled tribes can contest elections। अब देखो बेटा क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे जिस तरह पहले के वक्त पे अत्याचार किए जाते थे, उन पे जुल्म किए जाते थे, वो ना हो इसलिए इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ, तो हमारा इनका कुछ एरिया, इनका कुछ पार्ट डिसाइड कर दिया गया कि इन एरियाज पे सिर्फ इसी कास्ट, इसी जाति, इसी धर्म के लोग इलेक्ट किए जाएंगे, उसके अलावा उस सीट पे कोई अदर इलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये थ्रू द गवर्नमेंट हमें बताया गया, ठीक है। हाँ तो बेटा ये बात आपको समझने वाली है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे होंगे हमारे इंडिया के अंदर या हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड होंगी जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं वही वहाँ पे वोट के लिए आपके कैंडिडेट की फॉर्म में, आपके रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में खड़े हो सकते हैं। ये थ्रू दी गवर्नमेंट दिया जाता है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि इस एरिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस और जनरल क्लास इसके कैंडिडेट खड़े होंगे या फिर कोई और, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एरिया को डिवाइड किया गया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट। यस, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं किस तरह से सिलेक्शन किया जा रहा है, क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर। ओके, yes, selection of candidate. The candidate contesting election is required to be citizen of India. First point is citizen of India. First point is citizen of India. Second point is age 25 years or above, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज एज जो है उसकी 25 या अबव होनी चाहिए। शुड नॉट बी convicted of any offense, किसी भी वजह से उसे जेल नहीं होनी चाहिए, किसी भी केस में उसका नाम नहीं आना चाहिए, कोर्ट कचहरी नहीं की हो उसने, किसी भी ऑफेंस में उसका नाम नहीं आना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं किया हो, किसी भी तरह से कोई जुर्म नहीं किया हो, मैक्सिममली कुल मिला के बात है कोई जुर्म नहीं किया हो उस बंदे ने, एंड शुड नॉट हैव बीन सेंटेंस टू एन imprisonment of 2 years or more, या 2 साल या उससे ज्यादा की जेल नहीं गया होगा, 2 साल या उससे ज्यादा की जेल में नहीं रहा हो, तब उसको इलेक्शन में खड़ा होने का एक वादा है या फिर उसका अधिकार हो जाएगा कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है उस वक्त में। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो तो आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है, कि मैं नॉमिनेट होना चाहता हूं इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइनलाइज करती है एक डेट कि इस डेट पे आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। पार्टी कैंडिडेट्स एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, देखो 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ पार्टियां होती हैं जैसे भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और कुछ मैंने जैसे आपको पहले बताया था निर्दलीय,
सेल्फ भी खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंटली भी खड़े होते हैं। तो पार्टी कैंडिडेट एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन कहलाते हैं? जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, है ना। फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर ऑन और बिफोर दिस डेट, या तो इस डेट पे या फिर इस डेट से पहले अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हो। दिस इज यूजुअली accompanied by the announcement of names of candidates by political parties. This is usually accompanied by the announcement of name of candidate by political party. किससे? पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करती है कि ये इसके लिए नॉमिनेशन करेगा, ये इसके लिए नॉमिनेशन करेगा, है ना। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व होता है कि वो लोगों को बताए कि हमारी तरफ से ये आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। और अगर कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है तो वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो खुद बता सकता है लोगों को अपने बारे में। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो फ्री टू विथड्रॉ देयर नॉमिनेशन बिफोर अ गिवन डेट। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो यूं सोचते हैं कि यार मैंने अब तो नॉमिनेशन ले लिया, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मैं चुनाव लड़ूं या फिर मैं इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करूं, तो वो अपना नाम निकाल भी सकता है। कोई डेट फिक्स कर दी जाती है, इससे पहले आप अपना नाम उससे निकाल सकते हो, है ना। अब स्क्रूटिनी क्या होती है? देखेंगे यहाँ पे हम स्क्रूटिनी से रिलेटेड बात। सो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड द रिटर्निंग ऑफिसर। जो भी इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज होते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स कहते हैं। द नॉमिनेशन पेपर्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स आर truly checked and scrutinized by the returning officer। तो जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो स्क्रप्टिंग करेगा, है ना। कैंडिडेट का सबमिशन फॉर्म फिल हुआ है नहीं हुआ, ये कैंडिडेट इस लायक है नहीं है, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट होने की उसको फुलफिल करता है नहीं करता, ये सब रिटर्निंग ऑफिसर करता है और उसकी टीम करती है, ठीक है। अब नॉमिनेशन पेपर विथ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आर डिक्लाइन इनवैलिड। मतलब पूरी जांच करते हैं, उसका बायोडाटा निकालते हैं, बायोग्राफी पता करते हैं कि ये बंदा इससे बिलोंग करता है, इसने ये गुनाह किया नहीं किया, या फिर पहले ऐसा हुआ है नहीं हुआ, ये सब वो स्टडी करते हैं, ठीक है। आफ्टर rigorously going through every nomination paper, the returning officer publish the list of contestants candidates from various constituencies। तो जब सब स्टडी हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई अब ये बंदा दे सकता है, वो स्टडी कर लेते हैं पूरा उसके ऊपर, तब वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वहां पे बता देते हैं लोगों को कि आपकी तरफ से ये बंदा खड़ा होता है, वो लिस्ट जारी कर देते हैं, ठीक है। अलोकेशन ऑफ सिंबल्स। अब क्या होता है सिंबल्स? अगर आप किसी भी चुनाव में खड़े हो रहे हो, किसी भी पार्टी में खड़े हो रहे हो, तो अलोकेशन ऑफ सिंबल्स तो होगा ही होगा। सिंबल्स होते हैं आपकी पार्टी का, आपका एक लोगो होता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी होती है उसका एक लोगो होता है, और जैसे हमारा स्कूल है ओम शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसका एक लोगो है। वैसे ही आपकी जो पार्टी होती है उसका भी एक लोगो होता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। द इलेक्शन कमीशन अप्रूव्ड एंड अलोकेटेड सिंबल्स टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। किस किस को? पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है उसको ये अप्रूव करते हैं, ये देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं सिंबल्स। While allocating symbols, the election commission makes sure that no two political parties or independent candidate have the same or similar symbol। क्या भाई? सेम और सिमिलर सिंबल होना चाहिए उनका, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन मेक्स श्योर दैट नो टू पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव द सेम और सिमिलर सिंबल, as it many confuse or mislead the voters। क्यों भाई?
सबका अलग अलग सिंबल होना चाहिए, ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है। क्योंकि अगर एक जैसा सिंबल होगा तो जो लोग होंगे वो वोट करने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये भी सिंबल वही है, ये भी सिंबल वही है, किस पे करूँ वोट। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए सभी का अलग अलग वोट किया जाता है, अलग अलग सिंबल प्रोवाइड किया जाता है। द फॉलोइंग इमेज शोन सिंबल्स ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि चुनाव चिन्ह साइकिल है ना, जेके, ये किसका है, समाजवादी पार्टी का है चुनाव चिन्ह साइकिल। जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका ये साइन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये वाला साइन है। और तृणमूल कांग्रेस जो है हमारा तमिलनाडु साइड या फिर केरला साइड, जो तृणमूल कांग्रेस जो होती है उसका ये वाला साइन है। ठीक है, तो इस तरह से साइन डिसाइड किए जाते हैं। अब इलेक्शन मैनिफेस्टोस, इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज देयर मैनिफेस्टोस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन मैनिफेस्टोस outline the programs and policies that a political party commits to implement if voted to power। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके यहाँ पे आपकी क्लास में मैं इलेक्शन करवाता हूँ तो आपके यहाँ पे जो भी बच्चे खड़े हुए हैं, जो भी आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, दो बच्चे हमने चूज किए, इन दोनों में से इनको एक को हमारा क्लास मॉनिटर बनाना है। तो दोनों ही अपने अपने वादे रखेंगे कि सर मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं चुना गया तो मैं बोर्ड साफ करूंगा, मैं सभी की बुक्स ला के दूंगा, मैं सबका वर्क करवाने में उनकी हेल्प करूंगा, अगर किसी को डाउट आता है तो मैं आपके पास उसे लेके आऊंगा। तो इस तरह से वो वादे करता है, दोनों अपने अपने वादे रखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, है ना। इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो करते हैं, जो भी वो वादे करते हैं ना, नेता लोग वादे करते हैं कि आप हमें चूज करोगे तो हम पानी लेके आएंगे, सड़क बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो कहलाता है। ताकि क्या, अगर वो पावर में आते हैं, वोट के थ्रू पावर में आते हैं, तो वो ये सब करवाएंगे। मैनिफेस्टो आर इम्पोर्टेंट indicators that the voters can use for judging the objectives of a political party's manifesto. Tell the people about a political party's views on major national and international issues and the steps that the party promised to undertake for the welfare of the people. So मैनिफेस्टो क्या कहता है, लोगों को बताता है पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज क्या है, मेजर नेशनल्स क्या है उसके, और इंटरनेशनल इश्यूज क्या है, एंड द स्टेप्स दैट द पार्टी प्रोमिसेस टू अंडरटेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और क्या पार्टी उनके वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या कदम उठाती है। ठीक है, ये भी वो देखते हैं, है ना। अब कैंपेनिंग करते हैं लोग, पोस्टर लगाते हैं, रैलियां निकालते हैं, चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। ठीक है, तो कैंपेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कैंडिडेट ट्राइज टू persuade voters to vote for him her rather than the rival continents. It is done through meetings, speeching, displaying of banners. Campaigning must stop 48 hours before polling, है ना। देखो बेटा, कैंपेनिंग जो है वो 48 घंटे पहले, वोट डालने के पहले बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंपेन किया जाता है वो क्या होता है, कंटेंट्स करता है, मीटिंग, स्पीचिंग, थ्रू दी मीटिंग, घर घर जाके लोगों से मिलते हैं जो नेता लोग, थ्रू दी स्पीच देने आते हैं लोग। ठीक है, और थ्रू दी देयर बैनर्स, पोस्टर्स, इन सब के जरिए जो लोगों को लुभाते हैं, तो ये कैंपेन कहलाता है बेटा। अब आ जाते हैं पोलिंग पे। पोलिंग का क्या होता है भाई, वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ। वोटर्स जैसे हम लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, पोलिंग बूथ पे जाएंगे। ठीक है, वहां पे जाके क्या करते हैं, प्लेस मार्क फॉर, पोलिंग बूथ क्या होता है, जो वोटिंग के लिए मार्क किया गया प्लेस होता है ना, वो एंड कास्ट देयर वोट थ्रू अ सीक्रेट बैलट। एक सीक्रेट बैलट होता है, एक जगह होती है, एक 2x4 का, 2x2 का एक यूं कह सकते कैबिनेट होता है, जहाँ पे एक मशीन लगी हुई होती है। वो उस मशीन के ऊपर बहुत सारे मार्क्स और साइन होते हैं। ठीक है, आजकल की जो वोटिंग होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, मैं आपको शो बता ही देता हूँ कि वोटिंग मशीन की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह की कुछ वोटिंग मशीन होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये ब्लू वाले मार्क देख रहे हो, ये बटन्स होते हैं, और ये रेड वाले मार्क्स ये हमें बताते हैं कि आप वोट दे चुके हैं, है ना। और ये यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, और इस जगह पे
कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, जैसे कि आप इस फोटो के अंदर अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, कैंडिडेट 14, कैंडिडेट 15, यहाँ पे अभी ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक्चुअल में नाम लिखे होते हैं और यहाँ पे सिंबल्स होते हैं। अगर किसी को भी कहीं भी वोट नहीं देना, किसी को भी वोट नहीं देना, तो वो यहाँ नोटा पे वोट दे सकता है। इस पे क्लिक कर सकता है, यहाँ पे रेड लाइट जलेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट डल चुका है। ठीक है, every person whose name is on the voter list of the name of those who are going to the vote in a political constituency can go to the polling booth with their voters photo identity cards to cast their vote. ठीक है, the photo identity card help to check cheating or impersonation. Earlier ballot boxes were used to cast votes manually. When elections were over, the ballot boxes were sealed and taken to काउंटिंग स्टेशन। तो बेटा लोग अपनी आईडी लेके आते हैं, अपनी वोटिंग कार्ड वोटर आईडी लेके आते हैं और वहां जाके वोट करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जैसे उनका नंबर आता है वो बटन दबाते हैं और उनकी एक फिंगर पे एक मार्क कर दिया जाता है, उससे पता चलता है कि इन्होंने वोट दे दिया है। ठीक है, हाँ, अपनी फोटो वाली आइडेंटिटी जरूर ले जानी होती है आपको, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, रियलियर बैलेट बॉक्सेस, ये क्या कहलाते हैं? हमारे बैलेट बॉक्सेस कहलाते हैं, जिसके अंदर हम वोट डालते हैं ना, वो बैलेट बॉक्सेस कहलाते हैं। जब ये हमारा वोटिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इनको एक स्टेशन पे लेके आ जाते हैं, जिसे वोटिंग स्टेशन कहते हैं। व्हेन इलेक्शन वर ओवर, द बैलेट बॉक्स वर सील्ड, एकदम से सील कर दिए जाते हैं, एंड टेक टू काउंटिंग स्टेशन, जिन्हें हम काउंटिंग स्टेशन भी कहते हैं, वहां पे लेके आ जाते हैं। सिंस 2004 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स मशीन्स जो हैं वो 2004 से यूज की जा रही हैं, बीइंग यूज्ड इन मोस्ट प्लेस इन आवर कंट्री टू रिकॉर्ड वोट्स। वोट की रिकॉर्डिंग के लिए जो है ईवीएम मशीन्स का यूज किया जाता है। ईवीएम मशीन्स की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम्स सेव टाइम एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्शन एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। तो तीन चीजें कर रही है, टाइम बचाती है, प्रोसेस को तेज करती है, और क्या टाइम भी सेव करती है, कॉस्ट भी कम रखती है। ठीक है, और काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है, काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक प्लेस एट अ सेंट्रलिस्ट प्लेस अंडर हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट on a day fixed by the election commission. The counting center function under the supervision of returning officer who works with the help of other officers. Candidates and their authorized agents are allowed inside the hall during the counting. तो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे उनको इलेक्शन कमीशन अंदर की तरफ आने देगा, वो सभी वोट को काउंट करेंगे। आफ्टर द काउंटिंग, सब काउंटिंग होने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर द नेम ऑफ द विनर। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो हेड होता है, वो डिक्लेयर करता है विनर का नेम क्या है। द कैंडिडेट हु हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, जिसने सभी से ज्यादा वोट लिए हैं। जैसे कि आप ईवीएम मशीन यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, रिटेल लैंप होता है यहाँ पे, ठीक है, स्लाइड स्विच विंडो होती है यहाँ पे, कैंडिडेट्स बटन होता है यहाँ पे, कैंडिडेट्स लैंप यहाँ पे होता है, बलून पेपर स्क्रीन, बलून पेपर स्क्रीन यहाँ पे होती है, जहाँ पे एक तरफ कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल लिखा हुआ होता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, अब लास्ट जो प्रोसेस है वो इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन क्या है भाई? इफ अ कैंडिडेट हैज डाउट about the use of unfair method or cheating in the election process, he or she can file a petition in high court. Fresh election can be ordered in case of EVMs are destroyed or lost. ठीक है, अगर ईवीएम मशीन डिस्ट्रॉय की जाती है, लॉस्ट कर दी जाती है, तो अगर कैंडिडेट को लगता है, दूसरी पार्टी वाले कैंडिडेट को या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको लगता है कि यार मेरे साथ तो धोखा हुआ है या फिर मेरे साथ बेईमानी की गई है, चीटिंग की गई है, तो वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, इलेक्शन पिटीशन के नाम से अपना केस दर्ज करा सकता है। फिर क्या, अगर ईवीएम मशीन खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो हम वापस से चुनाव करवा सकते हैं, वापस से इलेक्शन हो सकते हैं। तो बेटा
ये इसका पूरा प्रोसेस है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ इलेक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो आप खुद भी रीड करके आना इसको अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू बेटा।